हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है और प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें प्लाज्मा के कंपोजिशन में पढ़े थे, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े थे, फैट पढ़े थे, ग्लूकोज पढ़े थे, इंजाइम्स पढ़े थे और कुछ इंटरनल सिक्रीशन था, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ उसमें कंपोनेंट जो हम लोग पढ़े थे। उसमें से ही आज एक को डिटेल्स करेंगे जो है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं और उसका वर्क क्या होता है और उसका डिफिशियंसी से हमको क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन में हम लोग पढ़े थे कि अल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। अल्बुमिन का नॉर्मल वैल्यू भी उस समय बताए थे उस क्लास में, पिछले वीडियो में, कि 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और उसके बाद से जो ग्लोबुलिन होता है उसका नॉर्मल वैल्यू 2.0 to 3.5 होता है। और जो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 200 से 400 mg पर डेसीलीटर। तो आज हम लोग देखेंगे अल्बुमिन को। सबसे पहले अल्बुमिन को देखेंगे कि अल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है और उसका डिफिशियंसी, और अगर बढ़ता है तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है या किस कंडीशन में बढ़ सकता है और किस कंडीशन में घटता है। उसके बाद से देखेंगे हम लोग ग्लोबुलिन क्या होता है, उसका कौन कौन से कंपोनेंट, उसमें कौन कौन से ग्लोबुलिन, कितने टाइप्स के ग्लोबुलिन्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्बुमिन, फंक्शन ऑफ अल्बुमिन। फंक्शन ऑफ अल्बुमिन, ALB, फंक्शन ऑफ अल्बुमिन। देखिए, फंक्शन ऑफ अल्बुमिन में सबसे पहला फंक्शन जो होता है अल्बुमिन का, वह होता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, यह क्या करता है कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझाना चाहेंगे बहुत इजी तरीके से कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है और कैसे रेगुलेट करता है अल्बुमिन। जैसे कि देखिए, ये हो गया मेरा वेन्स, वेन हो गया, वेन्स में सर्कुलेशन है, वेनस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड क्या है, इसमें सर्कुलेशन में है। और इसी ब्लड में जो ब्लड का ही पार्ट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है तो इसमें क्या है, अल्बुमिन है। इसमें जो है अल्बुमिन है। और ये जो हो गया सेल, जो कि यह वेन्स है, तो वेन्स के बाहर से बहुत सारा सेल होता है। यह हो गया मेरा सेल। और यह सेल में यह जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। या इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी बोलते हैं। या इंटरस्टिशियल स्पेस है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। इसमें हो गया सर्कुलेशन में हो गया मेरा अल्बुमिन। अब देखिए, इसमें हमको क्या समझाना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाना चाहते हैं तो देखिए, जो सेल में होता है, जो वेन्स में होता है, जो वेन्स में प्रेशर लगता है वह प्रेशर कौन सा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो होता है, यहाँ से कौन सा प्रेशर लगता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है यही अंकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अंकोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख देते हैं अंकोटिक प्रेशर। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है कि जो वेनस सर्कुलेशन में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, या प्लाज्मा में जो वाटर है, या जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, उसको क्या करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपने प्रेशर से सेल के बाहर, यानी कि वेन्स के बाहर ढकेलना चाहता है। जबकि अंकोटिक जो प्रेशर होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उस फ्लूइड को वह चाहता है कि इसको हम वेन्स के अंदर कर दें।
इसको हम वेन के अंदर डाल दें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वह क्या सोचता है कि जो इसके अंदर जो सर्कुलेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो छोटे मॉलिक्यूल्स है जिसको क्या करें हम वेन्स के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल दें। तो देखिए एल्बुमिन यही क्या करता है, रेगुलेट करके यानी मेंटेन करके रखता है कि ना ही इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वाटर है उसको ना अंदर आने दें और ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो लगता है जो वेन्स के बाहर लगता है टुवार्ड्स द वेन लगता है उसको भी मेंटेन करके रखता है कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मटेरियल जो बाहर जो आना चाहता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आना चाहता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। क्या हमारा जो है एल्बुमिन का पहला फंक्शन यह हुआ। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन जो होता है वह न्यूट्रेटिव फंक्शन होता है। न्यूट्रेटिव फंक्शन होता है। क्या करता है जो एल्बुमिन होता है वह करता है न्यूट्रेटिव फंक्शन, यानी जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस होते हैं जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद से जैसे भी खाना का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ऑब्जॉर्प्शन होता है, उस ऑब्जॉर्प्शन को उस ऑब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, यानी कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि न्यूट्रेटिव फंक्शन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके बाद से जिसे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, उसके बाद से और क्या काम करता है, तीसरा इसका फंक्शन जो होता है किसका, एल्बुमिन का। भी हम लोग एल्बुमिन का फंक्शन देख रहे हैं। तो एल्बुमिन का जो तीसरा फंक्शन होता है वह क्या करता है, वाटर बेस बैलेंसिंग, यानी कि बफरिंग एक्शन, यानी कि वह क्या करता है, एक बफर का काम करता है। बफरिंग एक्शन क्या करता है, यह बफरिंग एक्शन करता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो भी होता है, जैसे ज़्यादातर डिहाइड्रेशन हो जाए या वोमिटिंग हो जाए या बहुत सारे कोई भी जिससे हेमो कंसंट्रेशन हो जाए, यानी जो ब्लड होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ब्लड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ जाए और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन लो हो जाए, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है कि जो पेशेंट है वह डिहाइड्रेट ना हो। उसको क्या करता है, वही होता है जो बफरिंग एक्शन, उसको क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बफरिंग एक्शन। चौथा क्या काम होता है, चौथा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। जो फ्री फैटी एसिड होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब फैट लेता है वह या फैट खाता है या लिपिड्स खाता है, उसके बाद से जो लिपिड्स होता है वह जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाता है, जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस के बाद से जब उसका ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जब ऑब्जॉर्ब्ड होता है, तो उस ऑब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स में जब फैट खाएंगे तो ऑब्जॉर्ब्ड क्या होगा, फ्री फैटी एसिड में ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो उस फैटी एसिड को क्या करता है कि यह ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ लेकर के जाता है, वह लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाता है इसको लीवर में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टू लीवर, यानी इसको क्या करता है, लेकर के जाता है लीवर में। दूसरा क्या काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, जो कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर में, आपको पता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपना सर्कुलेशन, जो अपना हार्मोन का सर्कुलेशन क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह डक्टलेस होता है, उसमें कोई डक्ट नहीं होता है। अगर डक्ट रहता तब तो वह डक्ट के थ्रू अपना कहीं सिक्रीशन निकालता, लेकिन डक्टिलेस ग्लैंड होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो वह क्या करता है, अपना हार्मोन का सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देता है। तो वह जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो गया, उस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, उस हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन यह एल्बुमिन करता है। एल्बुमिन बाइंड करता है हार्मोन्स को और उस हार्मोन्स को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक लेकर के जाता है। तब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। उसके बाद से और क्या करता है,
और ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ट्रांसपोर्टेशन करता है बिलिरुबिन का, बिलिरुबिन का, बिलिरुबिन का। जैसे कि आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है और बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? जब भी आरबीसी का लाइसिस होता है, आरबीसी से लाइसिस जब होगा तो उसमें से हेमोग्लोबिन निकलता है। जब हेमोग्लोबिन का कैटाबोलिज्म होता है, चलिए यहाँ पे फिगर से ही समझा देते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिलिरुबिन कैसे करता है अल्बुमिन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? जैसे कि देखिए यहाँ पे हुआ मेरा आरबीसी, आरबीसी जब लाइसिस होता है, जब आरबीसी जब टूटेगा तो आरबीसी टूटेगा तो क्या निकलेगा? हेमोग्लोबिन निकलेगा बाहर, एचबी। जब एचबी का कैटाबोलिज्म होगा, हेमोग्लोबिन का जब कैटाबोलाइज्ड होगा हेमोग्लोबिन, तो क्या होगा? हेमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम होता है अब प्लस ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन होता है। जब हीम का कैटाबोलिज्म होता है तो हीम से क्या निकलता है? आयरन पार्ट। हीम में क्या होता है? आयरन अब प्लस पोरफायरिंग्स, पोरफायरिंग्स। तो देखिए जब हेमोग्लोबिन का कैटाबोलिज्म हो रहा है तो हीम प्लस ग्लोबुलिन, यानी कि जब हेमोग्लोबिन टूटेगा तो हीम और ग्लोबुलिन में टूटेगा, और जब हीम टूटेगा तो आयरन होता है, हीम पार्ट क्या होता है? आयरन और पोरफायरिंग्स। जब आयरन जो होता है, जब पोरफायरिंग्स होता है, जब इसका कैटाबोलिज्म जब अगला स्टेप में आएगा तब यहाँ पे क्या बोलता है? पोरफायरिंग्स किस में कन्वर्ट होता है? बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन में क्या होता है? यह कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट बिलिरुबिन के बाद से क्या होता है? यह कन्वर्सन, इसका फिर क्या होगा? यह चेंज होगा बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन में। कौन सा बिलिरुबिन में? यह कौन सा बिलिरुबिन है? यह इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट। यह क्या है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। यह जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, यह बिलिरुबिन है फैट सोलेबल बिलिरुबिन है, यह फैट सोलेबल बिलिरुबिन है, फैट सोलेबल बिलिरुबिन है। यह क्या है? यह फैट में सोलेबल है, वाटर में सोलेबल नहीं है। जब यह वाटर में सोलेबल नहीं है तब यह हमारे शरीर से एक्सक्रीशन कैसे होगा? बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा। तब यह क्या होता है? इसी बिलिरुबिन को, यही जो बिलिरुबिन होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसी बिलिरुबिन को बाइंड करता है अल्बुमिन। क्या करता है? इसको बाइंड करता है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को बाइंड करता है अल्बुमिन, और यह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? लीवर में। कहाँ करता है? इसको ट्रांसपोर्टेशन करता है लीवर में। क्या करता है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को बाइंड्स अल्बुमिन, और अल्बुमिन का करता है बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है लीवर में, और लीवर में क्या करता है? यहाँ पे इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है इसको क्या होगा? डायरेक्ट बिलिरुबिन में चेंज होगा, यानी कि यह डायरेक्ट बिलिरुबिन होगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन होकर के सिक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बाहर से स्टूल के थ्रू और कुछ यूरिन के थ्रू। तो यहाँ तक हुआ यह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिलिरुबिन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और अल्बुमिन का क्या फंक्शन होता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे अल्बुमिन का कमी, यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? जिसमें कि अगर घटता है तो किस घटता है तो उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में 2 वर्ड आता है। कौन कौन आता है? एक होता है हाइपोप्रोटीनेमिया, HYPO, प्रोटीनेमिया, और दूसरा जो होता है वह होता है हाइपर प्रोटीनेमिया, हाइपर प्रोटीनेमिया। अब देखिए
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में दो टर्म्स आता है, हाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपरप्रोटीनेमिया। ये दोनों क्या होता है? हाइपोप्रोटीनेमिया क्या आता है? जब शरीर में प्रोटीन लेवल कम हो जाता है, जब प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोप्रोटीनेमिया कहते हैं। और हाइपरप्रोटीनेमिया कब कहते हैं? जब हमारे शरीर में प्रोटीन लेवल नॉर्मल रेंज से इंक्रीज कर जाता है या बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपरप्रोटीनेमिया कहते हैं। तो देखिए हाइपोप्रोटीनेमिया किस किस कंडीशन में हो सकता है हाइपोप्रोटीनेमिया, और किस कंडीशन में होता है हाइपरप्रोटीनेमिया, उसको देखते हैं। देखिए हाइपोप्रोटीनेमिया कब होता है और हाइपरप्रोटीनेमिया कब होता है? हाइपोप्रोटीनेमिया में जनरली जब बिलिरुबिन, जब अल्बुमिन जब अल्बुमिन लेवल डिक्रीज कर जाता है, जब अल्बुमिन लेवल डिक्रीज कर जाता है, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब ज़्यादा अल्बुमिन लेवल डिक्रीज कर जाता है, तब क्या होता है कि प्रोटीन भी घट जाएगा। तब क्या होता है? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोप्रोटीनेमिया कहते हैं। और हाइपरप्रोटीनेमिया कहते हैं, हाइपरप्रोटीनेमिया होता है जिसमें ग्लोबुलिन, जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अल्बुमिन लेवल डिक्रीज कितना करता है? जब लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर, जब 2 ग्राम पर डेसीलीटर से क्या होता है? अल्बुमिन लेवल नीचे आ जाता है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है? हमको प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में, और उस प्रोटीन की कमी को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोप्रोटीनेमिया कहते हैं। देखिए जब हाइपोप्रोटीनेमिया होता है तो क्या कंडीशन, यानी क्या कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? जब प्रोटीनेमिया होता है तो उसमें कंडीशन में हम लोग को कॉम्प्लिकेशन आता है, ओडिमा हो जाता है। ओडिमा क्या होता है? देखिए उस कंडीशन में क्या होता है? ओडिमा होता है। और ओडिमा किसे कहते हैं? क्या होता है ओडिमा? यानी जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्युमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा मात्रा में पानी का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? हम ओडिमा कहते हैं। और उस एक्युमुलेशन का कारण क्या होता है? हाइपोप्रोटीनेमिया, यानी अल्बुमिन लेवल गिर जाना। वहाँ पे हम आप लोग को जब अल्बुमिन जब पढ़ा रहे थे, जब अल्बुमिन का जब फंक्शन बता रहे थे, तो उसमें हम बताए कि क्या होता है कि जो एक होता है रेगुलेशन ऑफ अल्बुमिन का पहला ही फंक्शन बताए थे कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है या ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करता है? रेगुलेट करके रखता है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो ऑन्कोटिक प्रेशर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का जो वाटर था, वह कहाँ जाना चाहता था? वेंस में जाना चाहता था। लेकिन जब उधर से जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा था, तो क्या होता था कि जो छोटे मोलिक्यूल्स होते थे, जो छोटे मोलिक्यूल्स या वाटर थे, वह क्या बाहर आना चाहते हैं। जब अल्बुमिन लेवल ही कम हो जाएगा तो क्या होगा? रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? सारा फ्लूइड क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट हो जाएगा। कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या हो जाएगा? जब एक्युमुलेशन हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में वाटर, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? ओडिमा। अब देखिए कारण क्या होता है? कॉजेज क्या होता है? कॉज क्या होता है? जब इंटेक डिक्रीज हो जाए, जब उसको प्रोटीन जब लेवे नहीं करेंगे, जब अल्बुमिन लेवे नहीं करेंगे हम शरीर में किसी भी फैक्टर से, जैसे खाना के थ्रू लेते हैं, तो खाना के थ्रू हमारे शरीर में अगर इंटेक कम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? हाइपोप्रोटीनेमिया हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है? या इंटेक डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए लॉस इन यूरिन। देखिए क्या हो जाए? इंटेक घट जाए या इंक्रीज कर जाए लॉस। खाना तो सब कुछ ठीक है, हम खाना के थ्रू अल्बुमिन ले रहे हैं, और क्या हो रहा है कि हमारे शरीर से लॉस हो रहा है, निकल रहा है क्या? यूरिन के रास्ते अल्बुमिन यूरिन के रास्ते से अगर निकलता है, माइक्रो अल्बुमिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि निकल रहे हैं अगर, तब हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तब क्या होगा? इस कंडीशन में जब यूरिन से जब अल्बुमिन निकलता है, तो उस बीमारी, कौन सा बीमारी में निकलता है? तो जब नेफ्राइटिस हो जाता है, जब नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाता है, तब निकलता है नेफ्राइटिस। क्या होगा? जब ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो जाता है, तब क्या हो जाता है? जो ग्लोमेरुलस का जो पोर होता है, जो जिससे क्षमता है, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ से क्या हो जाता है? फिल्टर होने लगता है अल्बुमिन, और अल्बुमिन फिल्टर होकर के हमारे यूरिन के रास्ते निकलने लगता है। जब यूरिन के रास्ते से अगर अल्बुमिन निकलेगा, तो हमारे शरीर में जाहिर सी बात है कि कमी होगी। जब अल्बुमिन की कमी होगी, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? हाइपोप्रोटीनेमिया कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा। अगर डिक्रीज हो जाए सिंथेसिस,
डिक्रीज इन सिंथेसिस, यानी अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का बनना ही बंद हो जाए, अगर प्रोटीन बने ही नहीं, तब भी क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाएगा। जैसे किस कंडीशन में नहीं बनेगा, किस कंडीशन में नहीं बनता है, तो सिरोसिस होता है, जब सिरोसिस ऑफ लीवर। देखिए क्या होगा, जब लीवर में सिरोसिस हो जाएगा तब क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में चाहे वो अल्बुमिन हो, चाहे वह ग्लोबुलिन हो, चाहे वह फाइब्रिनोजेन हो, यह तीनों का जो फॉर्मेशन होता है, जो बनना होता है, जो सिंथेसिस होता है, वह कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और लीवर में ही जब सिरोसिस हो जाएगा, जब लीवर ही खराब हो जाएगा, तो यहाँ से बनना बंद हो जाएगा। तो क्या हो गया, अगर उसका लेस अगर कम हो जाए, अगर बनना ही कम हो जाए, तो सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा, तब क्या होगा, हाइपोप्रोटीनेमिया का कंडीशन। उसके बाद से डिक्रीज कर जाए ऑब्जर्प्शन, देखिए अगर ऑब्जर्प्शन ऑब्जर्व ना हो, ठीक है, सही मात्रा में सही तरीके के हम प्रोटीन खा रहे हैं, खाने के बाद जो हमारा प्रोटीन होता है वो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, जहाँ पे इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन होता है प्रोटीन का, वहाँ से ऑब्जर्व ही नहीं हो पा रहा है। जब ऑब्जर्व ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा घटेगी ही, जाहिर सी बात है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, लेस हो जाए ऑब्जर्प्शन। तो किस कंडीशन में लेस होता है, तो लेस होता है आपको माल न्यूट्रिशन, एक बीमारी होता है, ठीक है, जो कि माल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें न्यूट्रिशन के ऑब्जर्प्शन लो हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जर्प्शन लो हो जाएगा और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। आगे आते हैं, और इसके बाद से क्या हो जाए, अगर हाई हो जाए, क्या, कैटाबोलिज्म, हमारे शरीर में खाना से हम ले ही रहे, कैटाबोलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी कैटाबोलाइज्ड हो रहा है, जल्दी जल्दी टूट रहा है। तो जितना जल्दी कैटाबोलिज्म होगा तो क्या होगा, उसमें भी प्रोटीन की कमी होगी, उसमें भी अल्बुमिन लेवल डिक्रीज होगा। जब अल्बुमिन लेवल डिक्रीज होगा तो हाइपोप्रोटीनेमिया का कंडीशन आएगा ही। तो देखिए इंक्रीज हो जाए क्या चीज़, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में कैटाबोलिज्म इंक्रीज होता है, तो फीवर में। अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, तब उसमें क्या होता है, कैटाबोलाइज्ड ज़्यादा अमाउंट में कैटाबोलिज्म होने लगता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। और जब फास्ट होता है तो प्रोटीन की कैटाबोलिज्म ज़्यादा होने लगती है, और जब ज़्यादा प्रोटीन की कैटाबोलिज्म होगा तो हाइपोप्रोटीनेमिया की कंडीशन आएगा ही। आगे बढ़ते हैं, और क्या कारण हो सकता है, और कारण हो सकता है हेमोडाइल्यूशन। अगर हेमोडाइल्यूशन, जब हेमोडाइल्यूशन में मतलब क्या होता है, हेमोडाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब ब्लड ही डाइल्यूट हो जाए, जब ज़्यादा मात्रा में हेमोडाइल्यूशन हो जाए, तब उस कंडीशन में भी क्या होता है, फल्स प्रोटीन। लेकिन ये जो हेमोडाइल्यूशन होता है यह फल्स प्रोटीन डिक्रीज होता है, इसमें प्रोटीन डिक्रीज होता नहीं है। लेकिन जब हेमोडाइल्यूशन, जब ब्लड का डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, तब उसमें आपका प्रोटीन का जब जांच होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन लेवल कम आएगा। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कि इसी को बोलते हैं कि फल्स प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन की कमी है यह फल्स है, यह सही नहीं है। तो हेमोडाइल्यूशन में भी क्या हो जाता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं हाइपर प्रोटीनेमिया। हाइपर प्रोटीनेमिया में क्या होता है कि जब अल्बुमिन लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्रोटीन लेवल बढ़ता है। जब अल्बुमिन लेवल बढ़ेगा तो प्रोटीन लेवल भी बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है, वो हाइपर प्रोटीनेमिया होता है। और हाइपर प्रोटीनेमिया का कारण क्या होता है, हाइपर प्रोटीनेमिया का कारण एक ही होता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। यह क्या है, टाइप्स ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंसी है, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन लेवल यानी कि यह अल्बुमिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। और अल्बुमिन लेवल तो इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज करता है, लेकिन अल्बुमिन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि हाइपर प्रोटीनेमिया होता है, किसमें, मल्टीपल माइलोमा में। दूसरा कारण और क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक
इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है, जिसको बहुत दिन से, जो पेशेंट, वैसा पेशेंट जो बहुत दिनों से बीमार हो, ठीक है, वो बहुत दिन से बीमार है तो उसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उस इन्फेक्शन में क्या हो जाता है कि अल्बुमिन लेवल जो होता है, जो ग्लोबुलिन लेवल होता है, वह इंक्रीज कर जाता है। जब ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि प्रोटीन लेवल भी इंक्रीज करेगा। तो जब प्रोटीन लेवल, कौन कौन क्रोनिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, जैसे कि मलेरिया और कालाजार। मलेरिया और कालाजार में क्या हो जाता है कि वह क्रोनिक, मलेरिया और कालाजार कौन सा इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन, बहुत दिनों के बाद ही ठीक होता है। उसमें क्या हो जाता है, हमारा ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। जब ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या है, हाइपरप्रोटीनेमिया होगा। मलेरिया और कालाजार में ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि मलेरिया जो होता है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, आरबीसी होता है। जो सेल, जो ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल में जो आरबीसी होता है वही इसका नेचुरल हैबिटेट होता है। तो क्या होगा, जब आरबीसी का लाइसिस होता है तो उसमें से हीम पार्ट निकलता है, और हीम निकलेगा तो उसमें से जब हीम का कैटाबोलिज्म होगा तो हीम प्लस ग्लोबुलिन, यानी ग्लोबुलिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद से देखते हैं और क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे देखिए, हाइपोप्रोटीनेमिया का क्या कारण था, हेमोडाइल्यूशन, लेकिन हाइपर प्रोटीनेमिया का क्या नाम हो, क्या कारण होगा, हेमो कंसंट्रेशन। हेमो कंसंट्रेशन, जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तब क्या होगा, उसमें ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो कब बढ़ेगा, जब पेशेंट को को वोमिटिंग होगा तब भी उसमें क्या होगा, वाटर जो होगा, जो वोमिटिंग होगा तो वाटर जो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद से जो है ब्लड का कंसंट्रेशन है वह क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो उसमें भी हाइपर प्रोटीनेमिया हो जाएगा या डायरिया या बर्न्स। जब पेशेंट बर्न हो जाए, जल जाए, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो यह होता है कारण हाइपरप्रोटीनेमिया का। तो आज हम लोगों ने देखा क्या, अल्बुमिन का फंक्शन देखा कि अल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हाइपरप्रोटीनेमिया एंड हाइपोप्रोटीनेमिया देखा कि जब हाइपोप्रोटीनेमिया का कारण क्या है, अल्बुमिन का मेनली अल्बुमिन का डिक्रीज हो जाना, लेकिन हाइपरप्रोटीनेमिया का मेन कारण क्या है, अल्बुमिन ग्लोबुलिन का इंक्रीजमेंट। उसके बाद से जब हाइपोप्रोटीनेमिया होता है तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, तो ओडिमा हो जाता है। और ओडिमा किसे कहते हैं, तो एक्युमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब वाटर का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे ओडिमा कहते हैं। उसके बाद से कारण क्या हो सकता है हाइपोप्रोटीनेमिया का, कारण होता है कि अगर डिक्रीज कर जाए इनटेक और इंक्रीज हो जाए लॉस ऑफ यूरिन, यानी यूरिन से क्या हो जाए, लॉस होना स्टार्ट, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होने लगे तब भी क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोटीनेमिया होगा। उसके बाद से सिंथेसिस ही डिक्रीज कर जाए, बनने का शरीर में बने ही नहीं, तभी भी क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोटीनेमिया। उसके बाद से ऑब्जर्प्शन लेस हो जाए, लेस ऑब्जर्प्शन, या कैटाबोलिज्म हाई हो जाए, या हेमोडाइल्यूशन हो जाए। हेमोडाइल्यूशन में भी क्या हो जाता है, अल्बुमिन लेवल डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाता है। और जैसे इधर हाइपरप्रोटीनेमिया का कारण है मल्टीपल माइलोमा हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, या हेमोकंसंट्रेशन हो गया। अब देखते हैं, ये रहा मेरा अल्बुमिन। अब देखते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है और उसमें कौन कौन से ग्लोबुलिन के पार्ट होते हैं और ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है, देखते हैं। ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 2.0 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब ग्लोबुलिन जो होता है वह 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। और सबका नॉर्मल रेंज यहाँ पे है कि अल्फा ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.3 से 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अल्फा 2 ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.4 to 0.8 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद से बीटा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 0.6 to 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद से जो गामा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 0.8 to 1.8 ग्राम पर डेसीलीटर। अब देखिए यह क्या हो गया, ग्लोबुलिन था। ग्लोबुलिन का टाइप्स था, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अल्फा 1 ग्लोबुलिन है
है उसका क्या वर्क होता है हमारे शरीर में, अल्फ़ा 2 का क्या काम होता है, बीटा ग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है, और उसके बाद से जो गामा ग्लोबुलिन्स है उसका क्या काम होता है। तो देखते हैं अल्फ़ा 1। सबसे पहले 1 नंबर में अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन। अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन्स में कौन कौन से होता है? अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन्स इन अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन्स इंक्लूड इन कौन कौन से होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? तो अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन्स में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। दूसरा होता है जो HDL, तीसरा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद से क्या होता है और थायो बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायो बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके बाद से कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन। देखिए रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन को क्या कहते हैं? RBP, और थायो बाइंडिंग को TBG, और कार्टिसोल बाइंडिंग को CBG। देखिए अब इसका काम क्या होता है। अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन्स में कौन कौन से ग्लोबुलिन्स होते हैं? जो कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है, HDL होता है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसके बाद से थायो बाइंडिंग प्रोटीन होता है, थायो बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, और कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है। देखिए काम क्या होता है। अल्फ़ा 1 ट्रिप्सिन है या जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टू लंग्स। यह क्या करता है? लंग्स का प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद से जो HDL होता है, HDL का क्या काम होता है? जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। HDL का क्या काम होता है? यह ट्रांसपोर्ट करता है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन करता है कोलेस्ट्रॉल का पेरीफेरी टू लीवर, यानी कि जो बाहर का जो पेरीफेरी में जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसका ट्रांसपोर्ट करके लेकर के कहाँ जाता है? लीवर में। इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। यह एक क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। कैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है? तो जो शरीर के बाहर, अलग अलग जगहों पर जितना फैट है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको बाइंड करता है, और बाइंड करके लेकर के कहाँ जाता है? लीवर में। और जब कोलेस्ट्रॉल का बाइंडिंग करके लीवर में लेकर के जाएगा, तो लीवर क्या हो जाएगा? वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा। तब क्या होगा हमारे शरीर में? जैसे कि एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा, यानी क्या होगा? शरीर अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो यह क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो पेरीफेरी टू लीवर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है कोलेस्ट्रॉल का, और पेरीफेरी टू लीवर, यानी कि बाहर से लीवर में लेकर के आता है, बाइंड करके किसको? कोलेस्ट्रॉल को। उसके बाद से आते हैं
देखते हैं रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम होता है, थायरो बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम होता है और कार्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम होता है। इसका नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए रेटिनॉल, तो रेटिनॉल को क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करता है प्रोटीन, या एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है कि बाइंडिंग करता है रेटिनॉल को और ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो रेटिनॉल क्या होता है, रेटिनॉल इज ए टाइप्स ऑफ विटामिन। कौन सा विटामिन, विटामिन ए, या कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन A1 होता है जो कि क्या बोलते हैं कि विटामिन ए के ग्रुप का ही होता है रेटिनॉल। यह क्या करता है, विटामिन ए को बाइंड करता है और बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद से थायो, यहाँ पे थायो है यानी कि थायराइड, यानी थायराइड हार्मोन्स को क्या करता है, बाइंड करता है और बाइंड करके सर्कुलेटिंग करता है, यानी कि इसको सर्कुलेट करता है। तो जैसे कि कौन कौन से थायराइड हार्मोन होता है, तो T3 होता है और T4 होता है। तो T3 और T4 को क्या करता है, बाइंडिंग करता है और बाइंडिंग करके उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद से क्या है, कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स यानी CBG क्या करता है, CBG कि कार्टिसोल को बाइंड करता है और बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। कार्टिसोल क्या है, कार्टिसोल भी एक हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स को भी क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, तो कार्टिसोल को बाइंड करता है। कार्टिसोल को बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये रहा मेरा क्या, अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स। अब देखते हैं अल्फा 2। अल्फा 2 में कौन कौन से ग्लोबुलिन्स होता है, 2 नंबर में अल्फा 2। अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स इंक्लूड इन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, और क्या होता है, हेप्टोग्लोबुलिन, हेप्टोग्लोबुलिन। उसके बाद से क्या इंक्लूडेड रहता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और क्या रहता है, सेरुलोप्लाज्मिन। देखिए अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स में कौन कौन से होता है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स होता है, हेप्टोग्लोबुलिन्स होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और सेरुलोप्लाज्मिन होता है। तो अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है, वर्क क्या होता है हमारे शरीर में, काम यह होता है, इसका फंक्शन यह होता है कि जो अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स है यह करता है, फाइट करता है, FIGHT, फाइट अगेंस्ट एलो एंटीजन या पैथोजन। देखिए क्या कहता है, फाइट अगेंस्ट एलो एंटीजन। एलो एंटीजन या पैथोजन, एलो मतलब होता है कि बाहर, यानी फॉरेन एंटीजन, यानी जो बाहर से हमारे शरीर में पैथोजन आता है, पैथोजन यानी कि बीमारी कॉज करने वाला, वैसा एंटीजन जो बाहर से आए और हमारे शरीर में बीमारी कॉज करता है, उसे क्या कहते हैं, एलो एंटीजन कहते हैं। तो उसको क्या करता है, उसके अगेंस्ट में फाइट करता है और फाइट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। कौन सा, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स। हेप्टोग्लोबुलिन्स का वर्क क्या होता है, जो हेप्टोग्लोबुलिन्स होता है उसका काम होता है कि बाइंड करता है, बाइंड टू फ्री
हेमोग्लोबिन यानी कि फ्री हेमोग्लोबिन, यानी कि जो बाइंड करता है जो सर्कुलेशन में यानी ब्लड सर्कुलेशन में जो भी फ्री हेमोग्लोबिन है, जब आरबीसी का ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारे बहुत कम ही मात्रा में क्या होता है कि आरबीसी का लाइसिस हो जाता है। जब आरबीसी लाइज्ड होता है, जब टूटता है तो उससे क्या होता है हेमोग्लोबिन का होता है बाहर निकलता है। तो उसी जो फ्री रहता है, जो फ्री सर्कुलेशन में हेमोग्लोबिन रहता है, उसको क्या करता है हेप्टोग्लोबिन बाइंड करता है और बाइंड करके इसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाता है। कहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाता है आरई सिस्टम में, यानी कि रेटिकुलो इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन में लेकर के जाता है, क्यों? वहाँ पे कैटाबोलिज्म होने के लिए, ठीक है। और जो बाइंड क्यों करता है, अगर हेमोग्लोबिन को अगर हेप्टोग्लोबिन बाइंड नहीं करता और बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता तो जो हेमोग्लोबिन है वह क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का काम ही होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता। तो वह जो हेमोग्लोबिन है वह क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब जैसे ही सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्टेशन मिलाता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, तब क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है जो सेल के अंदर होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वह क्या हो जाता है सर्कुलेशन में ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगता है, जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि जो हेप्टोग्लोबिन होता है वह क्या करता है हेमोग्लोबिन को बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद से उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकर के जाता है ट्रांसपोर्ट करके आरई सिस्टम में। उसके बाद से देखिए प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर, यानी यह क्या है प्रोथ्रोम्बिन एक टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि हेल्प करता है कहाँ पे क्लॉटिंग में। तो यहाँ पे यह क्या करता है हेल्प्स टू क्लॉटिंग में क्या करता है हेल्प्स करता है। देखिए अब आता है यहाँ पे एक और टर्म्स आया है सेरुलोप्लाज्मिन। ये सेरुलोप्लाज्मिन क्या है, यह टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन है। और कौन सा टाइप्स का ग्लोबुलिन है तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। अल्फा 2 का एक टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन है जो कि क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। इसका क्या काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन सेरुलोप्लाज्मिन। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स को। अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स हो गया, अल्फा 2 हो गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि बीटा ग्लोबुलिन क्या होता है और उसका वर्क क्या होता है। उसके बाद से फिर देखेंगे गामा ग्लोबुलिन्स को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या बीटा ग्लोबुलिन्स क्या होता है। 3 नंबर में बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। बीटा ग्लोबुलिन्स में होता है LDL, उसके बाद से ट्रांसफेरिन, उसके बाद से हेमोपेक्सिन। देखिए जो यहाँ पे LDL होता है, जो बीटा ग्लोबुलिन्स होता है, बीटा ग्लोबुलिन्स में कौन कौन से होते हैं LDL होता है, ट्रांसफेरिन होता है, हेमोपेक्सिन होता है। इसका काम क्या होता है, जो LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसका भी काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वहाँ पे HDL जो था, HDL का भी क्या काम था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका भी काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जो कि HDL था वो पेरीफेरी टू लीवर लेकर के आता था कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन जो LDL होता है यह लीवर टू पेरीफेरी लेकर के जाता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद से ऑब्जॉर्प्शन हुआ और कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा लीवर से उठाएगा और शरीर के हर पार्ट में छोड़ देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे छोड़ेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे वह जो अगर जहाँ पे छोड़ा, अगर पेट में छोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेट चर्बी इनकी ये फैटी हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। उसके बाद से जहाँ पे छोड़ेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा। तो LDL होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कैसा, कहाँ से लीवर टू पेरीफेरी, लीवर टू
पेरीफेरी, क्या करता है, लीवर टू पेरीफेरी को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद से देखिए ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन को क्या काम होता है, ट्रांस जो फेरिन होता है, जिसे आप लोग आयरन प्रोफाइल जो टेस्ट होता है ना, आयरन प्रोफाइल टेस्ट में भी ट्रांसफेरिन किया जाता है, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी प्रोफाइल में तो ट्रांसफेरिन जो होता है इसका क्या काम होता है, इसका वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन, यह आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे शरीर में, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन। आयरन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंडिंग के बाद से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, ट्रांसफेरिन। और हेमोपेक्सिन क्या करता है, हेमोपेक्सिन का भी काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेम पार्ट। हेम पार्ट, आयरन पार्ट को क्या करता है, आयरन का पार्ट होता है हेम, हेम को क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है हेमोपेक्सिन। उसके बाद से एक रह गया और, जो कि है गामा ग्लोबुलिन्स। देख लेते हैं गामा ग्लोबुलिन्स को भी। गामा ग्लोबुलिन्स इंक्लूड इन गामा ग्लोबुलिन्स में कौन सा इंक्लूडेड रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स इंक्लूड इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम ई डी। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी ए एम ई डी, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। अब देखिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन, जो गामा ग्लोबुलिन्स होता है या अल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, यानी कि यह एंटीबॉडी यानी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होता है। जो एंटीबॉडी कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, IgG, A, M, E और D, यानी कि यह एंटीबॉडी हो गया। और इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट करता है किससे, फॉरेन एंटीजन से, यानी उसके अगेंस्ट में यह बनता है, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है हमारे शरीर में, मॉडिफिकेशन किया हुआ मॉडिफाई ग्लोबुलिन्स होता है, और यह क्या करता है, फाइट करता है एंटीजन के अगेंस्ट में। तो यह हो गया मेरा गामा ग्लोबुलिन्स। ये रहा मेरा प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में हम लोग पढ़े एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन का मेनली काम क्या होता है, फाइब्रिन बनाना, यानी फाइब्रिन थ्रेड, यानी कि क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। और यह होगा मेरा प्लाज्मा प्रोटीन। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।